एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज एंगल ऑफ रिपोज। मैंने तब भी आपको बताया था दोनों का आंसर सेम आता है। उसमें भी आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा आता है। इसमें आपके पास बस डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू होता है। ठीक है, वहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू था, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू होता है। वहाँ पे थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, यहाँ पे जो अल्फा होगा वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो बच्चे यही है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था उसमें हम हॉरिजॉन्टल सरफेस लेके चल रहे थे ना, कि हम सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब हमने सिंपल ग्राउंड ले लिया, उस पर कोई बॉडी पड़ी हुई है और उस बॉडी का वेट नीचे एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है, तो हमने वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड किया था। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास था वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज में बच्चे हमारे पास क्या होता है कि आपने इंक्लाइंड सरफेस लेके चलना होता है। इंक्लाइंड सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये स्लांट हाइट बनी हुई ना ऐसे, इसे हम इंक्लाइंड सरफेस बोलते हैं। इंक्लाइंड सरफेस पे हम क्या करेंगे, कोई ब्लॉक रखेंगे। अब देखो जब छोटे बच्चों के झूले भी होते हैं, इंक्लाइंड सरफेस पे क्या होता है कि जो भी चीज पड़ी होती है वो सारी आपके पास नीचे की तरफ को आती है। ठीक है, तो अगर ये चीज नीचे की तरफ को आएगी तो इसका मतलब ऑपोजिट फोर्स किस साइड की होगी, इस साइड होगी ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास इस साइड हो गई, ये इस बॉडी ने इस साइड को मूव करना है। ये स्लैंट हाइट थी, मतलब ये आपके पास क्या है, इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है इंक्लाइंड सरफेस का ग्राउंड के साथ, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज है क्या, मिनिमम एंगल है इंक्लाइंड सरफेस का विद द ग्राउंड या फिर विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट जो ये बॉडी है वो इजिली मूव कर सके नीचे की तरफ। ठीक है, जनरल इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अगर ये अल्फा एंगल है तो इसका वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका और रिएक्शन ऊपर है, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा है। अब देखो जो ये mg है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। बच्चे वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो जिस साइड आपके पास एंगल बनेगा उस साइड आपके पास कॉस आएगा, जिस साइड एंगल नहीं होगा उसके उस साइड आपके पास साइन आएगा। ठीक है, mg को हम रिजोल्व कर रहे हैं तो इसके साथ एंगल बन रहा था तो यहाँ पे mg cos अल्फा आ गया, और इस साइड एंगल नहीं बन रहा था वहां पे आपके पास mg sin अल्फा आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया mg। अब देखिए इसके बाद सेम वैसे ही डेरिवेशन करनी जैसे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की थी। अपवर्ड को डाउनवर्ड के इक्वल कर देंगे, लेफ्ट को राइट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, सिमिलर वहीं पे वैसे ही किया है। जो ये नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो गया, mg cos अल्फा के। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो जो हमारे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो गई, mg sin अल्फा के। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू mg sin अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos अल्फा। तो अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। एफ बाय आर हो गया mg sin अल्फा बाय mg cos अल्फा, m के साथ m कैंसिल, g के साथ g कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या आ गया, टेंजेंट। तो हमारे पास f बाय आर किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट बाय अल्फा। ये हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेरिवेशन में किया था कि रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो मैंने इसकी जगह पे म्यू लिख दिया। तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सेम जैसे हमारे पास था जो हमारा पिछला वाला था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या था, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू था, वहाँ पे थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू है, यहाँ पे अल्फा जो है वो आपके पास क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, बिल्कुल सिंपल दोनों डेरिवेशन है। क्वेश्चन मैंने तब भी आपको बताया था, आपको 5 नंबर में भी आ सकता है। सिंपल आपको बोल सकते हैं डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर उसके बाद ड्राइव द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे आ सकता है 3+2 में, या फिर आपको ऐसे आ सकता है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसके साथ आ सकता है ड्राइव द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आपको ऐसे ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे ये फ्रिक्शन वाले का लास्ट टॉपिक है, दैट इज फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अब देखो बच्चों ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फ्रिक्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हम अगर वॉक भी करते हैं, कुछ लिखते भी हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम वॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए ग्राउंड पे अगर ऑयल गिरा होता है तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वहां पे हम स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाती है, तभी वहां पे हम चल नहीं पाते। तो अगर उस पे ऑयल नहीं है किसी ग्राउंड पे तब हम इजिली चल पाते हैं, क्योंकि ग्राउंड की वजह से भी हमारे ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगती है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम चल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या है, नेसेसरी है किसी भी चीज के लिए। आगे उन्होंने उसकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं इतनी सारी, आप 3-4 कर लेना। फर्स्ट यही कर लेना बच्चे के फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी
टू इवन वॉक, वॉक करने के लिए भी मतलब चलने